किसान भाइयों नमस्कार, आपका स्वागत है कृषि समाचारों में। किसान भाइयों, प्रदेश के नए बजट की बात करें तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार कृषि का बजट 15% बढ़ा है। खेती कमाई का साधन बने, इस पर खास फोकस है। सरकार इसीलिए कृषि के आधुनिकीकरण पर जोर भी दे रही है। नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी पर 2790 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस धन के जरिए किसानों का फार्मिंग सिस्टम बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा गोंडा और सोनभद्र में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक भूमि सुधार के लिए 200 करोड़ और सिक्योरिटी फूड मिशन पर 178 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गन्ना किसानों को बकाया देने के लिए 400 करोड़, सहकारी मिलों को और 350 करोड़ रुपए खर्च करके गन्ने के नए बीज किसान भाइयों तक पहुंचाने की भी योजना है। इस बार के बजट में सिंचाई और बाढ़ से बचाव के लिए भी अच्छी तैयारियां कर ली गई हैं। किसान भाइयों, ये आम का सीजन चल रहा है। आपको बता दें कि आम के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, विपणन और निर्यात के लिए बागों के चुनाव से लेकर तुड़ाई से पहले और बाद के सभी पहलुओं पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि वैज्ञानिक तरीके से फल लगने के बाद अगेती किस्में 10 सप्ताह बाद, मध्यम किस्में 12 सप्ताह बाद और पछेती किस्में 15 सप्ताह बाद पूरी तरह तुड़ाई के योग्य हो जाती हैं। आमतौर पर फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से फलों के रंग और स्वाद अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाते और फलों के भीतर थक्का या अम्ल बन जाता है। किसान भाई याद रखें, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग पीएफए अधिनियम 8-44 AA 1994 के तहत फल पकाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित भी है, क्योंकि इसमें एसिटिलीन गैस निकलती है जो फेफड़ों पर हानिकारक प्रभाव डालती है। इस दवा के बजाय किसान भाई फलों को पकाने के लिए वैज्ञानिक और कानूनी तरीका ही अपनाएं। अब अगर दुकानदार घटिया कीटनाशक बेचते पाए जाते हैं तो उन्हें जेल हो सकती है। अगर कोई दुकानदार घटिया कीटनाशक बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 2 साल की सजा हो सकती है। इसके लिए किसान भाई दवा खरीदते समय दुकानदार से रसीद जरूर ले लें, क्योंकि रसीद के आधार पर ही किसान शिकायत कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक किसी भी गलत या नकली दवा की शिकायत के लिए किसान अपने जनपद या ब्लॉक के पीपीओ अधिकारी से लेकर जिलाधिकारी तक से शिकायत कर सकते हैं। कीटनाशक की जांच सरकारी प्रयोगशाला में की जाती है और मानक के अनुरूप न पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त खराब या वर्जित कीटनाशक बेच रहा था तो उसे 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना या 2 साल की कैद या फिर दोनों ही हो सकती है। किसान भाइयों, आज पशुपालन ही कृषि का सहयोगी व्यवसाय है। जनसंख्या और बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसी विकट परिस्थिति में कृषि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक धंधों में पशुपालन ही ऐसा व्यवसाय है जिसमें आज भी असीम संभावनाएं हैं। पशुपालन में मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय होने के साथ साथ कम लागत में किया जा सकने वाला व कम समय में लाभ देने वाला एकमात्र व्यवसाय है। इस व्यवसाय को करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता भी नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर देश की अर्थव्यवस्था में मुर्गी पालन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को पूंजी शीघ्र व नियमित रूप से प्राप्त हो जाती है। मुर्गी से प्राप्त उत्पाद जैसे अंडा मनुष्य शरीर को सुपाच्य प्रोटीन देने का एक प्रमुख स्रोत है। मुर्गी की बीट का प्रयोग खाद के लिए किया जाता है। करीब 40 से 50 मुर्गियों से प्राप्त बीट 1 एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त रहती है। मुर्गी की खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए ये खाद खेती के लिए बहुत ही लाभकारी और उपजाऊ है। पिछले 20 वर्षों में मुर्गी पालन का काम छोटे दड़बे से शुरू होकर आज एक सुसंगठित उद्योग विशेष का रूप ले चुका है। विशेषज्ञों के मुताबिक स्टॉक कमजोर होने और मांग बढ़ने की वजह से आने वाले दिनों में लाल मिर्च की कीमतें 12,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार जा सकती हैं। जानकारों के मुताबिक अगले 1-2 महीने में तेजा क्वालिटी के मिर्च की कीमतों में 2500 से 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तक का उछाल आ सकता है। वहीं जुलाई अगस्त तक तेजा का भाव 12,000 से 12,500 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। व्यापारियों के मुताबिक बांग्लादेश और श्रीलंका से मिर्च की मांग बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण एक्सपोर्ट मांग मजबूत बनी रह सकती है।
भारत के बाद चीन लाल मिर्च का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साल 2013 के अप्रैल दिसंबर में मिर्च का एक्सपोर्ट 4% बढ़कर 205 से 500 टन हुआ था। आपको बता दें कि भारत चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी देशों को मिर्च निर्यात करता है। प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य पालन के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित की गई हैं और इनके उपयोग से जनता को इसका लाभ भी मिल रहा है। सरकार ने मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की आय में बढ़ोतरी के लिए उन राज्यों से भी संपर्क किया है जहां मछली पालन को एक उद्योग के रूप में देखा जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य पालकों और विभागीय कार्मिकों के तकनीकी ज्ञानवर्धन के लिए लखनऊ के कठौता चिन्हट पर प्रादेशिक मत्स्य प्रशिक्षण और मत्स्य केंद्र की स्थापना करवाई गई है। यहां संबंधित व्यक्तियों को मत्स्य पालन के तकनीकी ज्ञान से संबंधित अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यूपी में मत्स्य उद्योग की संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रदेश की नदियों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, जहां पर मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से जाने वाली गंगा, गोमती, सरयू, चंबल, घाघरा, बेतवा और सई नदियों को इस मिशन में शामिल किया जाएगा। सरकार ने बड़े पैमाने पर सिंचाई विभाग और कृषि विभाग को इस मिशन में शामिल किया है। इस मिशन में नदियों की साफ सफाई भी शामिल है। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही फिश मार्ट के मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करके इसे प्रचलित किया जाएगा। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों में कृषि उत्पादों के औसत मंडी भावों की। मंडी भाव में सबसे पहले नजर गेहूं के भावों पर। अलीगढ़ की मंडी में गेहूं 1425 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं में 1430 रुपए, बागपत में 1430 रुपए और बाराबंकी में गेहूं का औसत भाव 1450 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात चावल के भावों की करें तो अलीगढ़ की मंडी में चावल 1910 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं में 2100 रुपए, बागपत में 2110 रुपए और बाराबंकी में चावल का औसत भाव 1910 रुपए प्रति क्विंटल देखा गया। लौकी के औसत भावों की बात करें तो अलीगढ़ की मंडी में लौकी 490 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं में 315 रुपए, बागपत में 425 रुपए और बाराबंकी की मंडी में लौकी का औसत भाव 505 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू के औसत भावों के देखें तो अलीगढ़ की मंडी में आलू 1450 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं में 1840 रुपए, बागपत में 1650 रुपए और बाराबंकी की मंडी में आलू 1440 रुपए प्रति क्विंटल के औसत भाव से बिका। भिंडी के औसत भाव आजमगढ़ की मंडी में 560 रुपए प्रति क्विंटल रहे, बदायूं की मंडी में 560 रुपए प्रति क्विंटल, बागपत में 670 रुपए और बाराबंकी की मंडी में भिंडी का औसत भाव 750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आखिरी में एक नजर प्याज की औसत कीमतों पर भी। अलीगढ़ की मंडी में प्याज 1100 रुपए प्रति क्विंटल, बदायूं की मंडी में 1160 रुपए, बागपत की मंडी में प्याज का भाव 1010 रुपए प्रति क्विंटल और बाराबंकी की कृषक मंडी में प्याज 1180 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के प्रमुख कृषि समाचार और मंडी भाव। आपसे फिर होगी मुलाकात नई जानकारियों के साथ। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार
NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। एक समय था जब किसान सिर्फ धान गेहूं की खेती करता था। इस समय प्रगतिशील खेती की ज़माना है। आप इस समय प्रगतिशील खेती कर रहे हैं। जहां आप फूलों की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं, वहीं औषधि पौधे मेंथा की खेती कर रहे हैं। तो औषधि पौधे मेंथा की खेती कैसे की जाती है? मेंथा की खेती जायद की फसल में आता है। जब पहले हम लोगों के खेत रबी खरीफ में जो होते थे, धान गेहूँ कटने के बाद खेत खाली पड़े रहते थे, लेकिन ये एक औषधि खेती के रूप में मेंथा आई और इसकी समय समय पे सिंचाई होती है। उसके 90 दिन बाद हमारी फसल जो है मेंथा की तैयार हो जाती है। ये मेंथा जो लगाई जाती है उसके लिए क्या कोई बीज आता है? क्या आता है? मेंथा की जड़ आती है। इसकी जड़ को हम नर्सरी डालते हैं तो छोटा पौध तैयार होता है नर्सरी में। फिर पौध की हम रोपाई करते हैं, पानी में भर के हम इसकी रोपाई करते हैं, लाइन टू लाइन रोपाई करते हैं और उसके बाद हम सिंचाई करते रहते हैं और समय समय पे जो इसमें खादें डाली जाती हैं, खाद डालते हैं। नर्सरी डालने के कितने दिन बाद रोपाई लायक मेंथा तैयार हो जाता है? नर्सरी करीब 25 दिन पे जो है रोपाई लायक मेंथा तैयार हो जाता है। किसी खास तरह की भूमि का चयन करना पड़ता है मेंथा के लिए? मेंथा में खास सिंचाई की उपलब्धता होनी चाहिए साधन हो खेत में। ऐसा भी ना पानी की अधिकता भी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे पानी भरा रहता है, वो भी ज़मीन नहीं। जो ज़मीन सबसे अच्छी बलुई दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी में मेंथा बहुत अच्छी फसल पैदा होती है। मेंथा में उर्वरक खाद कैसे डाला जाता है? मेंथा में सबसे ज़्यादा हम लोग नाइट्रोजन डालते हैं, जो यूरिया के रूप में होता है, और उसके अलावा फास्फोरस और पोटास भी डालते हैं, जो हम लोग ट्रैप ड्रेसिंग के हिसाब से डालते हैं, छिड़काई करते हैं खेत में। मेंथा रोपाई के कितने दिन बाद खरपतवार नियंत्रण की जरूरत पड़ती है? करीब 25 दिन बाद हम रोपाई के 25 दिन बाद हमारी उसमें एक रोपाई की जगह मतलब निराई की ज़रूरत होती है। जो खरपतवार नहीं होते उसको निकालते हैं और उसकी मिट्टी की गुड़ाई भी करते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहे उससे हम गुड़ाई भी करते हैं। तो मिट्टी भुरभुरी रहती है जिससे जड़ों का विकास अच्छा होता है और पेड़ बहुत अच्छी से वृद्धि करता है। 90 दिन में मान लीजिए मेंथा तैयार हो गया, तैयार होने के बाद और तेल निकालने तक क्या प्रक्रिया है? तैयार हो गया तो क्या करते हैं? जब मेंथा हमारा 90 दिन बाद तैयार हो जाता है तो हम उसकी खेत में कटाई करते हैं और कटाई करने के बाद हम लोग ला के वहाँ पे एक छाया जगह पे उसको थोड़ा सा हल्का सा सुखाते हैं। सुखाने के बाद जो मेंथा की डिस्टिलेशन यूनिट होती है जिससे मेंथा की तेल निकालते हैं, उस टंकी में हम मेंथा को ले जाके सूखी मेंथा को उसमें भरते हैं। फिर मेंथा के नीचे उस टंकी के नीचे हम आग जलाते हैं। फिर आग जो है उससे जो है भाप बनती है, तो आसवन द्वारा जो है हम मेंथा का तेल निकालते हैं। जब खेती में पढ़े लिखे लोग नहीं आते थे, आज आप पढ़ने के बाद आए हैं, तो बचपन में आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई और घर में क्या इस तरह का कृषि का कोई माहौल था या कैसे हुआ? पढ़ाई कहाँ हुई आपकी? मेरी पढ़ाई तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ। मैंने LLB किया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में और वहीं मैं लखनऊ में
कोर्ट में मैं प्रैक्टिस भी करता था। लेकिन उसके बाद खेती की तरफ रुझान हुआ और मैं खेती की तरफ आ गया। वैसे मेरा परिवार, मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन उन्होंने कभी हम लोगों को खेती की तरफ नहीं जोड़ा था। लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से जो है खेती में आए और अच्छा मतलब जो है एक मुकाम हासिल किया खेती के उसमें। ये माना जाए कि एक किसान का बेटा कुछ दिन आगे चल के वो आखिर अपने कृषि की तरफ उसका झुकाव हुआ, जो मान लिया जाए कि उसके ब्लड में ही था। हाँ, किसान तो ब्लड का मतलब किसान का बेटा हूँ तो किसान ब्लड में रहेगा ही किसानी। ये बताइए कैसे सामंजस्य कैसे बनाए, एक वकील जो केसों की बहस कचहरियों में लगे रहते धूप में, जैसे आज हम लोग 47 डिग्री में खड़े हुए हैं, इस तरह के माहौल में आपको दोनों में परस्पर जो है कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, दिक्कत तो शुरू में बहुत आती थी, क्योंकि हमारा रहना मतलब हम लोग लखनऊ रहते थे। लखनऊ से गांव में आके इस गर्मी में खेती करना बड़ा मुश्किल काम होता था। लेकिन कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे मेरा परिवार भी खेती के लिए नहीं तैयार थे। जब मैंने शुरुआत की थी खेती, सभी लोग कहते थे खेती मत करो, ये है घाटे का सौदा है ये हो। लेकिन मैं अपनी जिद के आगे मैंने खेती की और जो है एक लाभ भी कमाया, एक नाम भी कमाया, सम्मान भी मुझे काफ़ी मिले और लाभ कमाया। आज वही घर वाले भी मतलब मेरा साथ देते हैं कि शायद तुम्हारा फैसला सही था। आपको कृषि में जुड़े होने से कौन कौन से सम्मान मिले और घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले तो काफ़ी खुश हैं। मुझे काफ़ी ज़िले लेवल पे जिलाधिकारी द्वारा कई अवार्ड दिए जा चुके हैं। उद्यान विभाग ने मुझे मतलब डायरेक्टर निदेशक ने जो है मुझे सम्मानित किया है। अभी हमें पिछले कुछ ही महीने पहले वाइब्रेंट गुजरात में नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है मुझे श्रेष्ठ किसान का अवार्ड फूलों के लिए दिया गया। और 30 मई 2013 को हमें महाराष्ट्र सरकार ने उद्यान रत्न अवार्ड दिया था। अच्छा, ये बताइए कि मेंथा की बात हम लोग कर रहे थे, मेंथा का तेल कैसे निकाला जाता है? मेंथा को खेत से काट के उसको सुखाया, फिर ला के एक टंकी में हमने उसको भर दिया। उसके टंकी में नीचे करीब हम 1 फीट पानी भरते हैं, उसके ऊपर हम मेंथा डालते हैं और उस टंकी के नीचे हम कुछ आग जलाने के लिए आग मतलब जो है लकड़ी जलाते हैं और उसकी हीट से जो है पानी जब खौलता है तो नीचे जो मेंथा के पेड़ होते हैं, ये पेड़ हैं, तो इससे जो इनकी पत्तियों से उसके भाप से जो है ऑयल निकलता है। तो ये पत्तियां सूखी हुई हैं, इनमें सब में ऑयल है, तेल है मेंथा का। ये जब पानी की भाप लगती है तो ये पानी आके जो है दूसरे टैंक में, ये हमारा जो है एक दूसरा टैंक है जिसमें पानी भरा रहता है, तो उसमें ये पानी जाता है और फिर पानी में ठंडा होके पानी अलग हो जाता है, तेल अलग हो जाता है। पानी डालने का मकसद ये है कि तेल हल्का होता है तो ऊपर मतलब जो हमारा कंटेनर होता है तेल निकालने वाला, तो तेल ऊपर रहता है, पानी नीचे रहता है। तो हम जब तो ऊपर से पानी डालते हैं तो पानी नीचे बैठता चला जाता है, जो तेल होता है ऊपर आ जाता है और दूसरे जो है वो नलकी द्वारा जो है वो बाहर निकाल लिया जाता है। मेंथा का तेल निकलने के बाद इसकी विपणन की क्या व्यवस्था है? इसकी विपणन की तो यहाँ पे स्थानीय स्तर पे काफ़ी छोटी छोटी मंडियाँ हैं, देवा है, फतेहपुर, बाराबंकी, छोटी छोटी उसमें है, बिक जाता है, आसानी से बिक जाता है और विपणन की कोई बहुत इसकी समस्या नहीं है। कितना लाभ होता है मेंथा में? लाभ तो 1 एकड़ में 40 से 50 किलो तेल हमें मेंथा का मिल जाता है और इसका रेट का तो बड़ा इसका उतार चढ़ाव रहता है। कभी ये 15 से 2000 रुपये पर किलो भी जाता है रेट और कभी 700-800 रुपये के बीच में रहता है। इस समय रेट थोड़ा सा डाउन है, 700-800 रुपये चल रहा है। पिछले साल करीब 1500 का रेट गया था। तो अगर हम 1000 रुपये का रेट रखें तो हमें करीब 50,000 रुपये का मेंथा ऑयल जो है 1 एकड़ से प्राप्त हो जाता है 4 महीने की फसल में। ये नेट हाउस का मतलब ये हुआ कि इसमें 75% हम धूप को रोक देते हैं। मतलब जिस पौधे को करीब 100% धूप चाहिए, इसमें रखने से उसको 25% ही धूप लगती है। इसको कहते हैं नेट हाउस। हम केले की नर्सरी करते हैं, केला का पौधा हम बेंगलोर से है या आपका गुजरात से छोटा पौधा खरीदते हैं नेट पार्ट। जो नेट पार्ट खरीदते हैं तो उसको हम इसमें लगाते हैं। उसके लिए थोड़ी सी धूप चाहिए, ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय मई जून में ज़्यादा धूप होती है। तो उसको ला करके यहाँ रखते हैं, पॉली बैग में इसकी हम नर्सरी करते हैं। फिर इसको हम 30 से 40 दिन इसमें उसको रखते हैं। तो फिर हमारा पौधा 40 दिन का जो पौधा है
ये लगाने लायक केला का तैयार हुआ। इसमें पानी डालते रहते हैं, पानी डालते हैं, लिक्विड खाद देते हैं। 2 से 3 इंच का पौधा आता है और ट्रे में आता है, ट्रे से इसको इसमें हम रोपण करते हैं। इसमें चूँकि रोपण हुआ है पॉली बैग में, इसमें मिट्टी और खाद हम पहले भर के तैयार करते हैं, फिर इसको रोपण करते हैं। रोपण ये पौधा हमारा 35 से 40 दिन का है, करीब 4 से 5 पत्ती वाला पौधा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 7 से 8 इंच है। जो हमारे किसान भाई हैं कभी कभी पौधा बड़ा लगाते हैं, उनको इसी साइज का ही पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे केला उत्पादन हो या अन्य सब्जी का उत्पादन हो या कोई भी उत्पादन हो, उसमें नर्सरी का या पौधे का बहुत ही महत्व है और उम्र का बहुत ही महत्व है। तो ये पौधा लगाने लायक बिल्कुल सही है। G9 प्रजाति का केला है। आज की डेट में आज जो हमारे पूरे भारत में केला हो रहा है, चाहे तमिलनाडु हो या महाराष्ट्र हो या अपना बिहार है या उत्तर प्रदेश है, इसमें सभी किसान ज़्यादातर G9 की ही खेती कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे किसान अभी पुत्ती से भी खेती कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे एडवांस फार्मर हैं या आधुनिक फार्मर हैं, जिनको कहे जाए एक प्रकार से प्रगतिशील किसान, वो सब G9 की ही खेती कर रहे हैं। बड़े पौधे हैं, छोटे पौधे में हैं, जैसे इस तरीके से आप समझा जाए कि एक नर्सरी की हमारी उम्र होती है। जो हमारी उम्र होती है, जो हम छोटे पौधे लगाते हैं तो उनकी जड़ें हमारे काफ़ी तेज़ी से ज़मीन में फैलती हैं। जो काफ़ी तेज़ी से हमारी जड़ें फैलेंगी तो काफ़ी तेज़ी से हमारा पौधा विकास करेगा। और जो रही बड़े पौधे की बात, बड़ा पौधा हम लगा देते हैं तो पॉली बैग में उसकी जड़ें चूँकि भोजन पाती नहीं हैं, खुराक पाती नहीं, उसमें सूख जाती हैं, आधी जड़ें हमारी सूख जाती हैं, इसलिए उसकी विकास नहीं करती हैं। फिर जा करके खेत में वो पौधा डेवलप नहीं करता है और हमारा पूरा समय निकल जाता है, पौधा छोटी उम्र में ही पौधा फल जाता है। जो हमारा छोटा पौधा है वो तेज़ी के साथ जाता है खेत में, उसकी जड़ें फैल करके विकास करके और बहुत ही फल जाता है। नेट हाउस में ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि हम उसको पॉली बैग में लगा देते हैं तो उसमें पानी हमको डालना है, प्रतिदिन हजारे से हल्की सिंचाई करना है। दूसरी बात, उसमें फंगस ना आने पाए उसके लिए हम फंजीसाइड स्प्रे करना है। तीसरी बात यह है कि एक लिक्विड फर्टिलाइज़र आती है 19 जीवन नाइट्रोजन पोटास फास्फोरस होती है, उसका हम स्प्रे इस पर करते रहते हैं तो पौधा हमारा ऑटोमेटिक बढ़िया बढ़ता रहेगा और स्वस्थ रहेगा। ये पौधा जो वहाँ से जो हमारा 2 से 3 इंच का पौधा आता है, उससे 25 से 35 दिन के अंदर हमको पौधा हर हाल में ले जा कर के खेत में लगा देना है। देसी केले की जैसे पुत्ती का तो अलग चीज़ है, टिश्यू कल्चर का अलग चीज़ है। टिश्यू कल्चर छोटे के बड़े पौधे में अंतर बताना चाहेंगे कि जैसे पॉली बैग है, अब इसकी जड़ें इस समय अंदर बाहर को भाग रही हैं कि हमको ज़्यादा मिट्टी चाहिए, ज़्यादा भोजन चाहिए। जो हम बड़ा पौधा लगा देते हैं तो पौधा हमारा तो भागता चला जाता है, लेकिन पौधा वो अंदर से कमज़ोर होता चला, उसकी जड़ें इसके अंदर सिमट के रह जाती हैं। उसकी जड़ें एक प्रकार से वो सूख जाती हैं, उनको भोजन के खींचने की क्षमता नहीं रह जाती है। जो उनको भोजन खींचने की खाद पानी नहीं क्षमता, तो वो खेत में जाएंगी तो उनको क्षमता उनकी समाप्त हो जाएगी, इसलिए पौधा हमारा विकास नहीं करेगा।